Very good morning, my dear students. Welcome to the Plus 2 English class. Till now, we have discussed two chapters of book Hornbill, and we were discussing the third chapter, Discovering Tut. The saga continues. अभी तक हम लोग दो चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं हॉर्नबिल के. अब तीसरा डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज. ये आर्टिकल है तुतखामुन के बारे में. तुतखामुन के मम्मी मिला था 1922 में डिस्कवरी हुई थी तुतखामुन की टॉम्ब की. तो तभी से बड़ी सारी स्पेकुलेशंस उसकी मम्मी के बारे में चलती आई. उसकी डेथ और उसकी लाइफ पूरी तरह से मिस्ट्री ही रही है. तो उसको तलाशने के लिए, उसकी खोजबीन करने के लिए बड़े सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने फिर उसके बाद रिसर्च किया. पर 1922 में कार्टर को जब उसकी तुतखामुन की टॉम्ब मिली है, उसके बाद उसने बहुत बुरी तरह से रैंसैक किया है, तोड़ फोड़ कर दी है उसके मम्मी में. अभी तक हमने यही पढ़ा है. अब उसके आगे चलेंगे. इससे पीछे वाले पैराग्राफ में हम बात कर रहे थे कि तुतखामुन को दफनाया गया था रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों के साथ साथ खूब सारी धन संपदा के साथ. अब आगे देखते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ़ैरो इजिप्ट के राजा को फ़ैरो कहा जाता था. फ्यूनररी अंतिम संस्कार से संबंधित. फ्यूनरल हुआ अंतिम संस्कार, तो फ्यूनररी हुआ अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ. ट्रेजर्स कहते महीनों तक बड़ी सावधानी से उस राजा के अंतिम संस्कार संबंधी जो वो धन संपदा थी उसको रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कोफिन्स. नेस्ट तो आप सब लोग समझते होंगे. नेस्ट हुआ घोंसला. नेस्टेड का मतलब हुआ कि एक के अंदर एक चीज दबा करके रखना. बोलने का क्या मतलब है, बाहर एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर थोड़ा छोटा है, उसके अंदर और छोटा है, उसको कहेंगे आप नेस्टेड. कोफिन्स हुए ताबूत. कार्टर ने कहते उसके वो जो 3 ताबूत थे एक के अंदर एक, उनकी छानबीन करना शुरू की. मतलब तुतखामुन को दफनाया भी एक कोफिन में नहीं गया है. पहले अंदर एक छोटे कोफिन में रखा गया उसको, फिर उस छोटे कोफिन को उससे थोड़े बड़े कोफिन में रखा गया और उसके बाद सबसे बड़े कोफिन में उस सबको रख दिया गया. ओपनिंग द फर्स्ट, पहले कोफिन को खोलने पर ही फाउंड अ श्राउड कफन. आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में कि दादी को कफन में लपेट करके लेके जाते हैं. अडोन्ड सजा हुआ. विद गार्लैंड्स हार मालाएं. ऑफ विलो एक पेड़ होता है, सरई का पेड़ जिसको कहते हैं. जिस तरह से आपका बॉटल ब्रश वाला प्लांट होता है, बिल्कुल वैसे ही उसकी टहनियाँ नीचे को लटकी होती हैं, उसको कहते हैं विलो, सरई. एंड ऑलिव तो सब जानते होंगे, जैतून. लीव्स वाइल्ड सेलरी अजवाइन, जंगली अजवाइन. लोटस पेटल्स, लोटस हुआ कमल, पेटल्स पंखुड़ियाँ. एंड कॉर्नफ्लावर्स मकई का फूल. तो कहते जब पहले कोफिन को खोला गया तो वहां पे क्या मिला, एक कफन था जो सजा हुआ था सरई के और जैतून के पत्तों के हार से. वाइल्ड सेलरी, जंगली अजवाइन थी उस हार में लगी हुई. लोटस पिटल्स थी, कमल की पंखुड़ियां थी, और उसके साथ साथ मकई के फूल थे. तब फेडिड कर होता है हल्के पड़े हुए. एविडेंस, प्रमाण ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, यानी कि जो प्रमाणित कर रहे थे कि उसका जो बरियल हुआ है, उसको जो दफनाया गया है वो मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया है. यानी कि ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया गया है उसको जो मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ करती थी. When he finally reached the mummy, कहते अंततः जब कार्टर मम्मी तक पहुंचा, दो ही ran into trouble, यद्यपि तब वो ही रैन इन टू ट्रबल होना होता है मुसीबत में पड़ जाना, तो रन की सेकंड फॉर्म रैन, वो मुसीबत में पड़ गया. द रिचुअल परंपरागत. रेजिन्स होते हैं पेड़ से निकलने वाला जो गोंद होता है, उसको रेजिन्स कहते हैं. कहते वो जो परंपरागत गोंद थे हैड हार्डन्ड, वो सख्त हो गए थे. मैंने आपको पहले बताया है कि मम्मी को बनाने के लिए वो लोग परंपरागत जो रेजिन्स होते हैं उसकी एक परत चढ़ाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर. तो वो जो परत चढ़ी है परंपरागत गोंदों की, वो सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है. सीमेंट तो आप समझते हैं, सीमेंट ऐसा मटेरियल है जो
चीज़ों को जोड़ देता है या पक्का हो जाता है। सीमेंट करने का मतलब जब एज वर्ब इस्तेमाल किया गया सीमेंट को, इसका मतलब हुआ जोड़ दिया। टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कोफीन, उसका जो वो कोफीन है वो भी कैसा है, सॉलिड गोल्ड, ठोस सोने का। मतलब ये नहीं है कि सोने की परत चढ़ी है, पूरा वो जो कोफीन है वो सोने का कोफीन है। कहते वो जो परंपरागत गोंद थे वो सख्त हो गए थे, और सख्त होने के कारण उन्होंने तुताखामुन को पूरी तरह से चिपका दिया था, जोड़ दिया था उसके सोने वाले उस ताबूत में, सोने का जो ताबूत था उसके साथ। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट यथा योग्य जिसको कहते हैं, मतलब जितना पॉसिबल था, फोर्स कुड मूव देम। कहते जितनी भी यथा योग्य ऊर्जा लगाई गई वो मम्मी नहीं हिला। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा भी, व्हाट वाज टू बी डन, कहते ऐसे में क्या किया जाता। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इजिप्ट की कहानी है। इजिप्ट एक रेगिस्तान है और मार्च अप्रैल नेचुरल है, गर्मी का मौसम है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो क्या कह रहा है लेखक, कार्टर ने क्या कहा है, द सन कैन बीट लाइक हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। कहते सूर्य जो है, सूर्य की गर्मी बिल्कुल हथौड़े के प्रहार की तरह पड़ती है इजिप्ट के, मिस्र के इतनी दक्षिण की ओर। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। कहते और उसी गर्मी का इस्तेमाल करना चाहा कार्टर ने, टू लूजन, लूज करना, ढीला करना, लूजन द रेजिन्स, उन गोंदों को ढीला करने के लिए, उनको पिघलाने के लिए उसने उसी गर्मी का इस्तेमाल करने की कोशिश की। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड। कहते उसने कई घंटों तक मम्मी को बाहर रख दिया, इन ब्लेजिंग, ब्लेजिंग चमकता हुआ, सनशाइन, चमकती हुई उस धूप में, दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहते इतनी गर्मी में रख दी उसने उस मम्मी को, इतनी गर्मी में रख दिया कि मम्मी का टेम्परेचर जो है वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। नथिंग बज्ड, बज करना होता है परिवर्तन आना, लेकिन कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, साइंटिफिक वैज्ञानिक, डिटैचमेंट अलगाव। अब नेचुरल है, साइंटिफिक अटैचमेंट का मतलब हुआ कि जब भी कोई वैज्ञानिक, या जैसे आपने डॉक्टर का एटीट्यूड देखा होगा, जाने कितने लोगों को डॉक्टर ट्रीट करता है लेकिन वो इमोशनली किसी के साथ नहीं जुड़ता, तो उसी को कहते हैं साइंटिफिक डिटैचमेंट। मतलब एक वैज्ञानिक तौर पर किसी भी चीज़ के साथ जुड़ना नहीं है। दैट द कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड जमा हुआ, मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड। चीजल, चीजल होती है छेनी, छेनी क्या चीज़ हुई जिससे पत्थर को तोड़ा जाता है, लोहे का तेज सा औजार जो होता है उसको चीजल कहते हैं। तो जब उसको एज वर्ब इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब हो गया चीजल्ड अवे, मतलब छेनी का इस्तेमाल करके उसको काटा गया। फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, लिम्स क्या हुई, टांगे और बाजुएं। तो अब क्या किया है, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। कार्टर बिल्कुल वैज्ञानिक अलगाव के साथ बताते हुए कहता है, कार्टर की बात है ये, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स। कहते टांगों और बाजुओं के नीचे वो जो जमा हुआ मटेरियल था, जमा हुआ चीज़ें थी, गोंद थे, उनको चीजल अवे करना पड़ा, छेनी का इस्तेमाल करके निकालना पड़ना था। एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, रिमेन्स हुए अवशेष। कहते उस राजा के टांगों और बाजुओं के नीचे, और वो जो ट्रंक, ट्रंक हुआ धड़, धड़ के नीचे वो जो गोंद जम गई थी उसको छेनी के का इस्तेमाल करते हुए चीरना पड़ना था, तोड़ना पड़ना था, ताकि राजा के अवशेषों को वहां से उठाना संभव हो पाता। इन हिज डिफेंस, उसकी आत्मरक्षा में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। कार्टर के पास कोई बड़ा मौका नहीं था, मतलब कार्टर के पास ये सब करने के अलावा शायद उस समय कोई और रास्ता नहीं था। इफ ही हैड नॉट कट द ममी फ्री, अगर वो उस ममी को काट करके फ्री नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, सर्कमवेंट करना होता है आंखों में धूल झोंकना, बेवकूफ बनाना, धोखा देना, द गार्ड्स एंड रिप इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। रिप करना हुआ चीरना, फाड़ना। कहते अगर कार्टर मम्मी को फ्री नहीं करता काट करके, तो चोर, पक्की बात थी कि गार्ड्स को, पहरेदारों को किसी तरह से भी धोखा दे देते और उस गोल्ड को
लेने के लिए वो जो उसके ताबूत में लगा हुआ था वो उस मम्मी को पूरी तरह से ही चीर फाड़ देते या नुकसान पहुंचा देते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। वेल्दी होता है बड़े धन संपदा वाले, फेबुलसली बड़े शानदार ढंग से। कहते तट के समय में जो राजा लोग थे वो बहुत ज्यादा धन संपदा वाले हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और वो सोचा करते थे या शायद उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि मरने के बाद भी वो अपनी रिचेस को, अपनी धन संपदा को अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। ग्रेट बियॉन्ड का मतलब हुआ, बियॉन्ड होता है के परे, ग्रेट बियॉन्ड मतलब इस जीवन के परे, इस जीवन के बाद। किंग टट वॉज लेविश्ड। लेविश करना होता है खुले तौर पर कोई चीज लुटाना। कहते मतलब बहुत ज्यादा ठाट से। विद ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग चमचमाता हुआ, गुड्स सामान, प्रेशियस बहुमूल्य, कॉलर्स, इनलेड, इनलेड जड़े हुए, नेचुरल है तो सोना है तो काहे से, रत्नों से जड़ित होंगे। नेकलेसेस, नेकलेसेस गले में पहनने वाले हार। एंड ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट्स आप सब लोग जानते होंगे बाजू में पहनने के लिए। रिंग्स, रिंग्स हुई आपकी अंगूठियां। एमुलेट्स, एमुलेट्स ताबीज। अ सेरेमोनियल, सेरेमोनियल परंपरागत। एप्रन, एप्रन क्या हुआ, आप लोग बड़े सारे लोगों ने टीवी में कुकरी शो देखा होगा, इस तरह के शोज देखे होंगे, तो आपने वो नोटिस किया होगा कि जो भी आपको वो रेसिपी बताने वाला व्यक्ति होता है उसने आगे कपड़े का सॉर्ट ऑफ कवर जैसा बांधा होता है जिससे उसके कपड़े, अपने कपड़े बच जाएं। तो वो जो आगे बांधा हुआ कपड़ा होता है उसको कहते हैं एप्रन। सैंडल्स, शीद, शीद कवच के लिए होता है, यानी कि हम लोग तो उंगलियों में पहनते हैं अंगूठियां, और वो राजा लोग क्या पहनते थे, शीड्स, मतलब पूरी पूरी उंगली को कवर करने के लिए कवर होते थे, उनकी उंगलियों के लिए भी और टोज और पंजों के लिए भी। एंड नाउ द आइकॉनिक, आइकॉनिक मूर्ति के आकार का इनर कोफीन एंड मास्क, मास्क मुखौटा, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। कहते किंग टट वॉज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टट के ऊपर चमचमाती हुई चीजें लुटाई गई थी। प्रेशियस कॉलर्स, बहुमूल्य कॉलर्स थी, जड़े हुए हार थे, ब्रेसलेट्स थे, अंगूठियां थी, एमुलेट्स ताबीज थे, और परंपरागत एप्रन भी था, सैंडल्स थे, उंगलियों और टोस के लिए शीट्स थे, कवर थे, और अब वो जो मूर्ति के आकार का कोफीन का ढक्कन था और मास्क और वो सब मुखौटा जो था, सब कुछ ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की थी ये सारी की सारी चीजें। तो नेचुरल है, चोरों को लालच होता ही इतने सोने का, और वो उनको नहीं पता था कि आर्कियोलॉजिकली कितना इंपॉर्टेंट है उसका मम्मी, तो वो मम्मी का ख्याल किए बिना वो इतना सारा सोना लूटने के लिए कुछ भी कर सकते थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोनमेंट्स, अडोनमेंट सजावटें। कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। कहते टट को अपनी सजावट से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का हेड रिमूव किया, सबसे पहले सिर रिमूव किया। एंड सिवियर, सिवियर करना होता है बेरहमी से चीर देना, फाड़ देना, अलग कर देना। नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और क्या किया, लगभग हर मुख्य जोड़ जो था उसको उन्होंने तोड़ तोड़ के निकाला। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, दे रीअसेंबल्ड, रीअसेंबल, असेंबल करना होता है इकट्ठे करना, रीअसेंबल करना फिर से इकट्ठे करना। द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड, कंसील करना छुपाना, और पैडिंग हुआ भराई देना, मतलब चीज, किसी चीज को सीधा रखने के लिए आप कोई चीज किनारे में लगाते हैं, जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज मंगाते हैं घर पर, यूटिलिटी की, जैसे फ्रिज लेके आते हैं, एलसीडी लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा कि बॉक्स में डालने के साथ ही थर्मोकोल के चीज़ें होती हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उस गैजेट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो हिले नहीं और वो डैमेज ना हो, तो वो जो चीज़ें डाली जाती हैं उसको कहते हैं हम पैडिंग। दैट कंसील द डैमेज, कंसील करना छुपाना, डैमेज नुकसान, द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया, फिर उन्होंने राजा के या तट के जो अवशेष थे उन्हें वुडन बॉक्स में, एक लकड़ी के बॉक्स में रेत की एक परत के ऊपर फिर से रीअसेंबल किया, फिर से जोड़ा, और साथ साथ में पैडिंग भी करते गए, जिसके कारण जो भी नुकसान उन्होंने मम्मी को पहुंचाया था वो ढक सके, मतलब बिल्कुल वैसे जोड़ दिया उन्होंने पैडिंग के सहारे से
जैसे कि पहले उसका मम्मी था, मतलब बिल्कुल साबुत इकट्ठा करके जोड़ दिया है उन्होंने। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, कहते ये वही बिस्तर है जहां पर टट अभी भी विश्राम कर रहा है। बोलने का क्या मतलब है कि अभी एक्चुअली इस समय टट का जो मम्मी है वो उसी वुडन बॉक्स में है, सैंड के और उस पैडिंग के साथ। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली आधारभूत ढंग से, मौलिक ढंग से, मूलतः मतलब पूरी तरह से। कहते पुरातत्व विज्ञान जो है, पुरातत्व हैज चेंज सब्सटेंशियली, वो कंप्लीटली ही चेंज हो गया है। इन द इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग बीच में पड़ने वाले डेकेड्स, डेकेड होता है 10 साल का समूह, दशक। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग आकर्षित करने वाली डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज, इंट्रीगिंग हुई अट्रैक्ट करने वाली, लुभावनी, मिस्ट्रीज रहस्य ऑफ डेथ। कहते हैं बीच में ये जो दशक आए हैं उससे आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व विज्ञान जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। अब तट के साथ जो ट्रेजर, जो खजाना दफनाया गया था उस पर कम फोकस करते हैं लोग, उस पर कम ध्यान दिया जाता है। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जीवन से जुड़ी हुई आकर्षक चीज़ों के लिए। एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और वो जो बड़ी रुचिकर रहस्य हैं उसकी मृत्यु के साथ जुड़े हुए उनकी तरफ। बोलने का क्या मतलब है कि शुरू में जब उसके मकबरे की खोज हुई थी तो उसके साथ वो जो धन संपदा दफनाई गई थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अब इतना सोच में परिवर्तन आ गया कि उन चीज़ों को नहीं महत्व दिया जाता है, बल्कि इस चीज़ को महत्व दिया जाता है कि उसकी जीवन और मृत्यु कैसे हुई थी, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर सोफिस्टिकेटेड, परिष्कृत जिसको कहते हैं, ज़्यादा सुधरे हुए, सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। कहते इसके अलावा आर्कियोलॉजी में अब ज़्यादा सुधरे हुए औजारों का इस्तेमाल होता है, और विशेष तौर पर चिकित्सा संबंधी जो तकनीक है वो भी अब बहुत ज़्यादा प्रगति कर गई है। इन 1968, 1968 में, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कहते कार्टर की डिस्कवरी को 40 साल से ज़्यादा हो चुके थे उस समय। एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी हुआ शारीरिक विज्ञान, शारीरिक रचना का जो विज्ञान हुआ। प्रोफेसर प्रवक्ता, प्रोफेसर हुआ जो ऐसा टीचर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसको प्रोफेसर कहते हैं। एक्स-रेड द ममी, 1968 में जब कार्टर की खोज को 40 साल से ज़्यादा हो चुका था तो एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया एंड रिवील करना, दर्शाना, स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग हैरान कर देने वाला फैक्ट। कहते हैं और उसने बहुत ही हैरान कर देने वाला एक तथ्य उभारा। बीनीथ द रेजिन, कहते हैं उस गोंद के नीचे, दैट केक्स, केक कर देना, जम जाना, जमा देना, हिज चेस्ट, कहते हैं वो रेजिन जिसके कारण उसकी छाती जो थी वो जम गई थी। हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, तो उसकी छाती की हड्डी और सामने की पसलियां जो थी वो गायब थी। यानी कि उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ तथ्य हो सकता है ये किसी तरह से, वो जो उसकी ब्रेस्ट बोन और पसलियों के गायब होने का है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, टोमोग्राफी हुआ शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने की जो भी टेक्निक होती है एक्सरे के जरिए उसको टोमोग्राफी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपका ये जो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये सब क्या है, शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने की टेक्नोलॉजी है, तो ये सब टोमोग्राफी के तहत आती है। और सीटी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। क्या कह रहे हैं, कहते आज का जो डायग्नोस्टिक होता है रोग का निदान करने से संबंधित या रोग के कारण ढूंढने से संबंधित, कहते आज जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग तस्वीर लेने का जो तरीका है कैन बी डन, उसे किया जा सकता है कंप्यूटर की टोमोग्राफी के द्वारा। टोमोग्राफी में पहले बता चुकी हूँ, कंप्यूटर के जरिए शरीर के अंदर की तस्वीरें लेना। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हुआ किसी चीज के आर पार, कहते किसी भी चीज के आर पार से सैकड़ों तस्वीरें ली जा सकती हैं एंड पुट टुगेदर, और फिर उनको इकट्ठे रखा जा सकता है लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम
स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, रोटी के ब्रेड के जो बड़ा सा पीस आता है उसकी स्लाइसिस को रखें टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल वास्तविक, और उनको जब इकट्ठा रख देंगे तो वाकई में 3 डायमेंशन वाली, तीनों ध्रुव वाली वर्चुअल वास्तविक शरीर जो है वो बन जाएगा। इसका उदाहरण मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ आपके सामने एक पेज खुला है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ये पेजेस जो हैं वो अलग अलग पेजेस हैं। अगर इन्हीं पेजेस को हम इकट्ठा कर करके रख दें तो आपके सामने क्या आ जाएगा? एक कंप्लीट किताब आ गई, जिसकी मोटाई भी दिखाई देती है, लंबाई भी दिखाई दे रही है, चौड़ाई भी दिखाई दे रही है। तो इसको कहेंगे आप 3 डायमेंशनल फिगर बन गई ये। किस तरह से बनाई हमने? पेजेस को, एक पेज को दूसरे के ऊपर, दूसरे को तीसरे के ऊपर जब इकट्ठे करके रख दिया तो ये पेजेस जो है वो उसी तरह की तस्वीरें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आर पार की तस्वीरें ली गई और फिर उनका ढेर लगा दिया और वर्चुअल बॉडी बना दी। तो उसको कहेंगे आप कि सीटी स्कैन की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों तस्वीरें ली गई और उससे 3 डायमेंशनल बॉडी, तीनों डायमेंशंस में दिखाई देने वाला शरीर बन गया। वट मोर कुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट दैन द एक्सरे। अब सोचने की बात थी कि एक्सरे के मुकाबले में सीटी स्कैन ने और क्या ज्यादा बताया होगा टट के बारे में। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, और क्या ये सीटी स्कैन वो जो उसके साथ जुड़े हुए 2 बड़े प्रश्न हैं उनका उत्तर दे पाएगा? स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, लिंगर करना होता है बड़े लंबे समय से चले आना, अनआंसर्ड, कहते वो वाले 2 बड़े प्रश्न जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला है। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। 2 प्रश्न, पहला प्रश्न कि वो मरा कैसे था, और दूसरा प्रश्न कि जब वो मरा था तो उसकी क्या आयु थी। किंग टट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। डिमाइस, मृत्यु, इस दुनिया से जाना। कहते किंग टट की मृत्यु एक बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, अगर राजसी स्तर से देखा जाए तब भी, रॉयल राजसी स्टैंडर्ड स्तर। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार का आखिरी वंशज था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रेटल। रेटल ऐसे सरसराहट की आवाज को कहा जाता है, सड़सड़ की आवाज को कहा जाता है, खनखनाहट को कहा जाता है, लेकिन डेथ रेटल हुआ शंखनाद जिसको कहेंगे आप, ऑफ अ डायनेस्टी, डायनेस्टी राजवंश कहते। और उसका अंतिम संस्कार जो था वो एक पूरे राजवंश के खत्म होने की धुन थी। मतलब उसके साथ साथ एक कंप्लीट राजवंश जिसने शताब्दियों तक इजिप्ट पर शासन किया था वो खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ बाद के प्रभाव, आर अनक्लियर। लेकिन उसकी पास अवे करना मतलब मृत्यु होना, कहते उसकी मृत्यु और उसके बाद के जो प्रभाव हैं वो अभी भी अस्पष्ट हैं। अब आज हम इतना ही करेंगे। मैंने पिछले कल आपको एक प्रश्न दिया था सोचने के लिए, डिस्कस करने के लिए, तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसको ठीक से कैसे अटेम्प्ट करना है आपने। क्वेश्चन था गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। कहते बार बार किंग टट की बॉडी की छानबीन क्यों की जा रही थी, इसका क्या कारण था? बोथ द लाइफ एंड डेथ ऑफ टट हैव ऑलवेज बीन अ मिस्ट्री। कहते टट का जीवन और मृत्यु दोनों ही हमेशा रहस्य बन करके रहे हैं। मिस्ट्री हुआ रहस्य। सो हिज बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी, और इसीलिए उसकी बॉडी की बार बार छानबीन की गई कि शायद उसके जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए किसी रहस्य का पता चल सके। आज के लिए इतना ही, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।